10 साल का माधव पैर पटकते हुए बोलता है, माँ, 2 समोसा का ही तो बात है। तुमने हमको बोला था तुम लेती हुई आओगी। माँ रतिया बोली, अरे रात हो रही थी, अपने बापू को तो जानता ही है तू। जरा खाना पहुंचाने में देर हुआ तो सारा गुस्सा सुबह ड्यूटी से आने के बाद निकालेंगे। ध्यान से निकल गया, वरना तुम्हारे लिए कभी कमी किए हैं क्या? लेकिन माधव कुछ सुनने के पक्ष में नहीं था। पापा के टिफिन के साथ उसने रतिया से 10 रुपए ले ही लिए और खुशी खुशी बिना कंघी किए शर्ट का एक कोना हाफ पैंट के अंदर और एक बाहर रखे हुए ही भागा चला गया, ये बोल के कि अम्मा, हम अभी बापू को टिफिन पहुंचाकर समोसा लेते हुए आते हैं। रतिया सिर हिलाकर हंसती हुई सब्जियां निकालकर टोकरी में रखने लगी। माधव को गई 1 घंटा से ज्यादा हो गया था, तो रतिया को थोड़ी चिंता हुई। आधा घंटा में तो ये अपने बापू को टिफिन देकर आ जाता था। आज का बात हो गया, रात का 10 बज रहा है। अभी वो दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक माधव के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। अम्मा, अम्मा! रतिया ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने जोर से हांफता, पसीने में लथपथ माधव खड़ा था। वो भागकर मां से चिपट गया। अम्मा, अम्मा, चुड़ैल, चुड़ैल! इसके अलावा उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। रतिया ने फौरन उसे अपने से चिपका लिया और शांत करने लगी। कहाँ हुआ? कहाँ चुड़ैल? बापू ठीक है ना तुम्हारे? माधव के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस टूटी सांस के साथ अम्मा, अम्मा, चुड़ैल, चुड़ैल बोले चला जा रहा था। अम्मा ने कुछ देर के लिए उसे अपनी छाती से चिपका लिया, पानी पिलाया और फिर उसकी पीठ सहराती हुई पूछने लगी, अभी हमको विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। माधव बोला, अम्मा, हम बापू को टिफिन देकर लौट रहे थे तो हमने गांव के बाहर किसी की पाजेब की आवाज सुनी। पहले हमको लगा कि गांव में कोई पूजा पाठ करके लौटी होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और पास आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे ही खड़ा हो। हमने जैसे ही पलट कर देखा तो लाल लहंगे में एक औरत सर पर थाली रखे हमारी ओर चली आ रही थी। रतिया हैरानी से पूछती है, कौन औरत थी? अरे गांव की रही होगी तो तुम तो जानते ही होगे। माधव बोला, नहीं अम्मा, उसने लाल चुनरी से अपना मुंह ढका हुआ था और जानती हो, उसके सिर पर जो थाल था ना, उसमें आग जल रहा था। रतिया और हैरान हो गई। माधव बोला, अम्मा, हम तो देखते ही बेहोश हो गए। रतिया मारे डर के चिल्ला कर बोली, का? माधव बोला, हाँ अम्मा, और जब हमें होश आया तो उस चुड़ैल के उल्टे पैरों के बड़े बड़े निशान देखकर हम तो सिर पर पैर रखकर उल्टे पैर घर को भागे। रतिया माधव की बलैयां लेती हुई बोली, हर मंगलवार हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं ना, आज हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की होगी। जय बजरंगबली। ये बोलकर रतिया ने बेटे को प्यार किया। अगली सुबह जब रतिया का पति बिरजू घर आया तो माधव सोया पड़ा था। रतिया रात में माधव के साथ घटी पूरी कहानी उसे बता चुकी थी। बिरजू भी भगवान को धन्यवाद करता हुआ बोला कि देखा, आज बजरंगबली की सेवा काम आ गई। हम अभी नहा धोकर माधव को लेकर बजरंगबली का प्रसाद चढ़ाएंगे। आखिर चुड़ैल ने हमारे बेटे को हाथ जो नहीं लगाया, बजरंगबली को धन्यवाद तो करना ही होगा। इधर रतिया काम करने के लिए निकली तो बगल की भूरी भी उसके साथ हो ली। रतिया ने भूरी को भी माधव के साथ हुआ किस्सा बताया। भूरी भी एक पल को डर गई। हम तो पहले ही बोले थे कि वो 4 रास्ता पर जो पीपल का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन हमने तो सुना था कि वो सफेद कपड़ा में रहती है। ये लाल लहंगा चोली कहाँ से मिल गया ससुरी को? रतिया बोली, अरे भूल गई का? पिछले साल गांव से 2 नौजवान एक साथ गायब हो गए थे। कोई बोला नदी में बह गया, कोई बोला भाग गए। हमें तो लगता है उन्हें भी इस चुड़ैल ने ही मारा होगा और उसका खून पीकर जवान हो गई होगी। वो ननको काकी नहीं बताती थी कि एक चुड़ैल जिंदा आदमी को पकड़कर उसका खून पी जाती थी और फिर जवान हो जाती थी,
और जब जवान हो गई तो वो सुंदर लड़कों के पीछे पड़ गई ताकि उनसे शादी कर ले। और जब ऐसा नहीं कर पाई तब ठाकुर साहब की छोटी बिटिया गुलकी के शरीर में घुस गई ताकि सुंदर बनकर किसी लड़के से शादी कर ले। देखा नहीं था कैसे पागलों वाली हालत हो गई थी गुलकी की। भूरी बोली, हाँ रतिया, कितना इलाज और फिर झाड़ फूंक करवाया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी गुलकी, चुड़ैल ने उसकी जान लेकर ही छोड़ा। लेकिन रतिया, एक बात तो बता, तेरे लड़का तो बेहोश हो गया था ना, तो उसे कैसे छोड़ दिया चुड़ैल ने? रतिया भी थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, अरे जिनके साथ बजरंगबली हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम हर मंगलवार बजरंगबली को प्रसाद जो चढ़ाते हैं, बस उन्होंने ही रक्षा की। भूरी भी पीछे से बोली, जय बजरंगबली, और दोनों ठाकुर साहब की हवेली में जाकर अपने अपने काम में लग गई। लेकिन छोटी ठकुराइन से कुछ नहीं बोली, क्योंकि जानती थी कि वो ये भूत पिशाच में विश्वास नहीं करती। उसी रात बिरजू जब सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर निकला तो रतिया को जोर से आवाज लगाई कि माधव को रात को खाना लेके ना भेजना, हम खुद ही रात को आकर खाना खा जाएंगे, आखिर दूर ही कितना है। रतिया ने बोला, जरा संभल के जाना माधव के बापू। बिरजू बोला, अरे हम नहीं डरते भूत पिशाच से, और वहां से चले जाते हैं। रात को रतिया का फोन आते ही बिरजू दूसरे सिक्योरिटी गार्ड सीसराम को घंटे भर का बोलकर घर खाना खाने निकलता है। शर्ट की जेब में फोन पर एफएम रेडियो बजाते हुए बिरजू उसी रास्ते पर निकलता है जिस पर वो पीपल का पेड़ था। एफएम पर पुराने हिंदी गाने बजने लगते हैं। कुछ आगे चलने पर एफएम पर गुमनाम फिल्म का गाना बजता है। गुमनाम है बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये सुनते ही बिरजू को थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि वो भी उसी वक्त रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा होता है। तभी उसे किसी की पाजेब की आवाजें आती हैं। पहले उसे लगता है कि वो आवाज एफएम से ही आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगती है। बिरजू बिना वक्त गंवाए पास के एक बड़ी चट्टान के पीछे उछल कर छुप जाता है। लेकिन एफएम तो अभी भी बज रहा है। वो फौरन एफएम बंद कर देता है और अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लेता है ताकि चीख ना निकल जाए। तभी उसे सामने से लाल सुर्ख जोड़े में पाजेब पहने एक आकृति चलती हुई नजर आती है, जिसके सर पर अंगार धधक रहा है। बिरजू को काटो तो खून नहीं। धीरे धीरे वो आकृति उसके सामने क्लियर नजर आने लगती है। बिरजू की आंखें पूरी की पूरी खुल जाती हैं और वो आकृति धीरे धीरे उस चट्टान के बिल्कुल पास से निकलती है। बिरजू किसी कबूतर की तरह वहीं खड़ा मुंह को अपने हाथों से दबाए आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। उसे तो ये सब अभी भी सपना ही लगता है, लेकिन बिरजू बिना एक भी शब्द बोले वहीं खड़ा रहता है। उसके पैर मानो चट्टान से भी भारी हो गए, जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे जब उस चुड़ैल की पाजेब की आवाज आनी बंद हो जाती है, तब जाकर बिरजू को ये भरोसा होता है कि उसकी जान बच गई, और वो दबे पांव वहां से घर की तरफ भागता है और घर पहुंचकर रतिया को सारी बात बताता है। रतिया अचानक जोर जोर से रोने लगती है कि ये सब हमारे परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। कहीं हमारे घर के सदस्यों पर किसी बुरी आफत का साया तो नहीं। तभी बगल से भूरी और उसका पति हरिया भी जोर जोर से रतिया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पहले तो रतिया घबरा जाती है कि कहीं वो चुड़ैल बिरजू का पीछा करते करते घर तो नहीं आ गई। लेकिन भूरी जब जिज्जी जिज्जी करके आवाज देती है तो बिरजू फौरन दरवाजा खोल देता है। दोनों काफी डरे लग रहे थे। भूरी ने अंदर आते ही रतिया को बताया कि हरिया
जो दूसरे गांव से साइकिल से लौट रहा था तो उसे वही लाल जोड़े वाली चुड़ैल नजर आई। हरिया को देखते ही वो हरिया को पकड़ने उसकी तरफ लपकी, लेकिन हरिया ने वक्त रहते ही साइकिल ऐसी दौड़ाई कि चुड़ैल उसे पकड़ ही नहीं पाई और इस तरह उसकी जान भी बच गई। बिरजू ने भी दोनों को अपने साथ घटा वाकया बताया और सब ने मिलकर बजरंग बली की जय का नारा लगाया। अगले दिन तो ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि गांव पर एक चुड़ैल का साया है, लाल जोड़े वाली चुड़ैल जो सर पर अंगार लेकर चलती है। गांव के कई लोगों ने इस चुड़ैल को रात में देखने का दावा किया। एक मुंह हजार कहानियां। किसी किसी ने तो चुड़ैल के साथ हाथापाई की कहानी भी सुना डाली। कोई तो ये भी बोलने लगा कि वो चुड़ैल सिर पर अंगार की थाली लेकर इसलिए चलती है कि उसे जो भी मर्द पसंद आ जाए उसके साथ फौरन शादी कर ले और उसके शरीर पर चुड़ैल का कब्जा हो जाए। अब तो लोगों ने रात 8 बजे के बाद घरों से निकलना भी बंद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे 8 बजे के बाद पूरे गांव में कर्फ्यू लग गया हो। आदमी तो छोड़ो, जानवर भी रात 8 बजे के बाद गांव में नजर नहीं आते थे। उन्हीं दिनों गांव में चौधरी काका का लड़का विनीत, जो शहर में बीएससी कर रहा था, छुट्टियां मनाने गांव आया हुआ था अपने पिताजी के पास। रात को 8 बजे जैसे ही तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकलता है कि चौधराइन उसे डांट डपट कर घर पर ही बिठा देती है। विनीत इसका कारण पूछता है तो चौधराइन उसे भी लाल जोड़े वाली चुड़ैल की कहानी सुनाती है। विनीत को विश्वास नहीं होता तो वो गांव में ही अपने दोस्त बिस्वा को फोन लगाता है। बिस्वा भी इस बात को कंफर्म करता है। विनीत बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। माँ को बिना कारण ये सुनाने के कि भूत पिशाच कुछ नहीं होता, वो गांव में अपने हर जानने वाले से चुड़ैल की असलियत पूछता है। सभी उसे सुनी सुनाई कहानी और अपने साथ घटित हुई कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग तो गांव से कुछ लोगों के गायब होने की जड़ भी उसी चुड़ैल को बताते हैं। अब विनीत को कुछ चीजें अखरने लगती हैं। वो ठान लेता है कि इस चुड़ैल का साया वो गांव से हटा के ही रहेगा और ये सोचकर वो उसी रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद उनके सोने का इंतजार करता है और माँ बापू को सोते ही वो घर से बाहर चला जाता है। सुनसान रास्ते पर रात के 11 बजे विनीत को डर तो लगता है, लेकिन फिर भी वो सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। तभी कुछ दूरी पर उसे पाजेब की आवाज सुनाई देती है। एक पल को तो विनीत की जान भी हलक तक आ जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए विनीत चारों तरफ पैनी नजर रखते हुए आगे बढ़ता है। उसे फिर पाजेब की आवाज सुनाई देने लगती है। विनीत फौरन एक घर के पीछे छुप जाता है। पाजेब की आवाज उसे अपने आसपास से ही सुनाई देने लगती है। विनीत को लगता है जैसे वो चुड़ैल उसके पीछे ही हो। विनीत जैसे ही पीछे घूमता है तो उसे लाल जोड़े में सिर पर अंगार रखे हुए वही कदकाठी की एक औरत चलती हुई दिखती है। घर के पीछे बैलगाड़ी की आड़ की वजह से वो चुड़ैल विनीत को नहीं देख पाती और चलती चली जाती है। विनीत उसका पीछा करने की ठानता है और उससे दूरी बनाते हुए उसका पीछा करने लगता है। धीरे धीरे वो चुड़ैल गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगती है। विनीत सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुड़ैल ने उसे देख लिया है और वो जानबूझकर उसे गांव से बाहर ले जा रही है। लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने के बाद वो चुड़ैल गांव के बाहर बने एक घर के अंदर चली जाती है। विनीत से रहा नहीं जाता और वो जान हथेली पर रखकर किसी तरह उस घर की खिड़की तक पहुंच जाता है और सभी तरफ से पर्दे लगे उस घर की खिड़की से झांकने की कोशिश करता है। तभी उसे अंदर से उस औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। किसी तरह हल्का सा पर्दा हटाकर विनीत जो अंदर देखता है
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर बाद वही चुड़ैल उसी घर से सिर पर अंगार लिए वैसे ही वापस गांव की तरफ लौट जाती है। इस बार भी विनीत उसका पीछा करता है और देखता है कि ये गांव में कहां जा रही है। अगले दिन सुबह उठकर विनीत अपने दोस्त बिस्वा को फोन करता है और उसे रात 9 बजे 3-4 दोस्तों के साथ बुलाता है। बिस्वा चुड़ैल के आतंक की बात कहकर मना करता है तो विनीत कहता है कि चुड़ैल के आतंक से छुटकारा चाहिए तो आज रात 9 बजे घर के नीचे आ जाना। बिस्वा दोस्त की बात नहीं टालता और रात 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ घर पहुंच जाता है। विनीत उन्हें अपने कमरे में ले जाकर साथ और फिर सब लोग विनीत की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात 10 बजे गांव के बाहर जाने वाली सड़क के पास एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और जैसा कि रोज होता था रात 11 बजे छन छन करती वही चुड़ैल उस रास्ते से निकलती है। सभी लोग बिना कुछ बोले उसका पीछा करते हैं। फिर वो चुड़ैल जैसे ही गांव के बाहर उस घर के अंदर जाती है तो सभी एक साथ मिलकर उस घर का दरवाजा जोर जोर से भड़बड़ाने लगते हैं। कुछ देर तो अंदर से कोई आहट नहीं होती, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वही औरत सिर पर अंगार रखे दरवाजा खोलती है। लेकिन इस बार विनीत पहले से ही तैयार खड़ा होता है और वो डंडे से उसके सिर पर रखा अंगार का थाल जमीन पर गिरा देता है और बाकी दोस्त अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक 25 साल का लड़का जो दरवाजे के पीछे छिपा खड़ा होता है उसे पकड़ लेते हैं और फिर दोनों को बांधकर गांव लेकर आते हैं। सारे दोस्त मिलकर सब गांव वालों को बाहर बुलाते हैं और फिर गांव वाले जो नज़ारा देखते हैं ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होता है। वो लाल जोड़े लाल अंगार वाली औरत इस बार बिना घूंघट और अंगार के रस्सियों में बंधी खड़ी है और उसके साथ वही लड़का जिसे विनीत और उसके दोस्तों ने उस घर के अंदर से पकड़ा था। अब वही चुड़ैल जो असल में एक जीती जागती लड़की थी पूरी कहानी बताती है कि उसने चुड़ैल का रूप अपने प्रेमी से मिलने के लिए बनाया था। दरअसल उसका प्रेमी जो गांव के बाहर एक घर में रहता है उससे मिलने के लिए ही वो लड़की चुड़ैल का भेष बनाकर निकलती थी। दिन में जाती तो लोगों की नजर में आ जाती, इसलिए उसने ये तरकीब लगाई और उसकी तरकीब काम भी कर गई। रात 8 बजे के बाद सब लोग चुड़ैल के आतंक से घरों में घुस जाते थे। तब ये लड़की दुल्हन की तरह सजकर अपने प्रेमी से मिलने निकलती थी ताकि किसी की नजर में भी ना आ सके। तब जाकर पूरे गांव को उस अंगार वाली चुड़ैल की असलियत समझ आती है। गांव की पंचायत उन दोनों को पूरे गांव को आतंकित करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको बता दें कि ये बिहार के एक गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। इससे जुड़ी कोई भी घटना आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारे YouTube चैनल द स्टोरी सेगमेंट।